Jayant Mal Barua, Honorable Minister Assam, Bhubaneswar Kalisa, Member of Parliament and my colleague, and Virendra Prasad, Bhaishwa, MP, Rajya Sabha, Kumar Deepak Das, Yaksh MP, Javed Islam, Candidate Assamgarh Parishad, Dhubari Lok Sabha, President Assamgarh Parishad, BJP President District, and MLA and from different constituencies. Phani Bhushan Chaudhary, Candidate Assamgarh Parishad, Barpeta Lok Sabha, Javed Islam, Candidate Assamgarh Parishad. और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जो कुछ यह दृश्य मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मुझे यह लग रहा है यह सभा नहीं है बल्कि समुंदर है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां मौजूद हैं और आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, लेकिन स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। सत्र नगरी बरपेटार यही विशाल जनसभात अपोना लोके मोक आदरणी जनाई से आरूमयो आमपोन लोकक बहुत बहुत नमस्कार जनाईसु। मेरे बहनों भाइयों, इस असम की पवित्र भूमि को सबसे पहले मैं नमन करता हूं और बारपेटा की जनता का भी मैं अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ब्रह्मपुत्र और मां कामाख्या के आशीर्वाद से कामरूप असम का यह इलाका पूरे भारत में एक अपनी अलग पहचान रखता है। अनेक बार यहां मैं आ चुका हूं। 2014 के बाद असम और नॉर्थ ईस्ट में मैं आज जो देखता हूं और 2014 के पहले जो मैंने देखा था, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। इस समय नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में हम लोगों की सरकार है, या भारतीय जनता पार्टी की या हमारे एनडीए की सरकारें हैं। और वैसे देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को हमारे प्रधानमंत्री ने सामान्य नजरिए से नहीं देखा है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में देखा है, इस श्रद्धा भाव से इसको देखा है। मैं जानता हूं पिछले सप्ताह हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे। 17,000 करोड़ 17,000 करोड़ का या तो लोकार्पण उन्होंने किया था या शिलान्यास किया था। अरुणाचल में भी मुझे मालूम है 56,000 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। मैं यह देख रहा था फिगर देखने के बाद इस नतीजे पर मैं पहुंचा, शायद पिछले 10 वर्षों में, इसके पहले कभी 10 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार रही होगी तो शायद इतने का क्या 10 वर्षों में भी इतनी धनराशि का कभी लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हुआ होगा जितना कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक दिन में किया है। 24 घंटों में मिलाकर 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के या तो शिलान्यास हुए हैं या तो लोकार्पण हुए हैं। दिल पर हाथ रखकर बताइए कि जो मैं कह रहा हूं कि 10 साल में क्या कांग्रेस ने 17,000 करोड़ रुपए का कभी कोई लोकार्पण और शिलान्यास यहां किया है कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीछे बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आप कल्पना कर सकते थे इस देश में एक ऐसा भी कोई प्रधानमंत्री पैदा होगा एक ही दिन में नॉर्थ ईस्ट में 70,000 करोड़ से अधिक का लोकार्पण करेगा और शिलान्यास करेगा? और मैं आज देखता हूं इस नॉर्थ ईस्ट को, मेरे बहनों भाइयों, हमें बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिलता है। यहां पर असम में हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार है और मैं बतलाना चाहता हूं कि हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व की हमारी सरकार ने असम को सारे हिंदुस्तान में एक नई पहचान देने का काम किया है। इसके लिए भी मैं समस्त असमवासियों का अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। असम में पिछले 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जितनी तेजी से डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वह हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जितनी तेजी से विकास हुआ है, हम तो आज के कुछ वर्षों पहले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मुझे याद है
2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनी थी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, हम लोगों की पहली कैबिनेट की जब बैठक हुई थी तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सभी मंत्रियों से यह कहना चाहूंगा कि आप सारे देश का दौरा करिए, लेकिन हर मंत्री पूरे साल में कम से कम 3 बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा करेगा। यह स्पष्ट आदेश पहली बार देने का काम किसी ने किया था तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। मेरे बहनों भाइयों, मैं देखता हूं गुवाहाटी, करीमगंज, हाल ही में 2 मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखी जा चुकी है। मुझे यह बताया गया है कि असम के हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का फैसला यहां के मुख्यमंत्री ने लिया है। हमारे प्रधानमंत्री का भी स्पष्ट निर्देश है, हिंदुस्तान में जितने भी जिले हैं सभी जिलों में मेडिकल कॉलेजेस खोले जाने चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं नॉर्थ ईस्ट के भाइयों को, इसके पहले कभी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि कोई सरकार आएगी और हमारे सबसे चर्चा करूं। जहां तक सामाजिक सशक्तिकरण का प्रश्न है, बहनों भाइयों, आप जानते हैं किस प्रभावी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने काम किया है। कभी कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि 5 लाख रुपए की सुविधा मुहैया आयुष्मान भारत कार्ड के रूप में मुहैया कराई जाएगी। झोपड़ी में रहने वाला भी कोई गरीब परिवार का व्यक्ति दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़ने पाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं सारे हिंदुस्तान के लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा मुहैया कराई गई है और असम के बहनों भाइयों को भी आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा मुहैया कराई गई है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, इसकी पहले कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और मुझे मालूम है कि असम में यहां के मुख्यमंत्री ने 2.5 लाख ऐसे मूल निवासियों को जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन थे, उनको जमीन का अधिकार देने का काम किया है। मैं असम के चाय बागान की भी चर्चा पहले खूब सुनता रहा हूं। चाय बागान भी जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत चर्चा चाय बागान की सुनी है। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम पहली बार जी किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 8 लाख मजदूर उसमें काम करते हैं। मैं बैंकिंग सिस्टम की चर्चा आपसे मैं करना चाहूंगा। पहले बैंक में जो जाता था माना जाता था कि वह बड़ा आदमी है। गरीब आदमी तो कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमको बैंक के दरवाजे पर भी फटकने का कभी कोई अवसर प्राप्त होगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्माई काम किया है। जो हमारी पहली बैठक हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद, बहनों भाइयों, उस बैठक में भारत का गृह मंत्री होने के नाते मैं स्वयं मौजूद था। अधिकारी बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री जी बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी का बैंकों में अकाउंट खोल दिया जाना चाहिए। मैंने कान में उनसे पूछा कि मोदी जी, इतनी जल्दबाजी क्या है कि सारे पूरी जनता का बैंकों में अकाउंट खोल दिया जाए हर परिवार में? तो उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, यह जो काम होगा करिश्माई काम होगा। अब उसका करिश्मा अब मैं देखता हूं। मुझे याद आता है राजीव गांधी जी एक बार भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए यह कहा था, मैं क्या करूं, मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं लेकिन बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है और 86 पैसा या करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। बहनों भाइयों, इस चुनौती को आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया तो नरेंद्र मोदी जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि दिल्ली के बैंकों से 100 पैसा चलता है तो आपके अकाउंट में 100 का 100 पैसा पहुंचता है। 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता है। इस प्रकार के कई फैसले जो लिए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, बहनों भाइयों, निश्चित रूप से वो बहुत ही चमत्कारी के फैसले हैं। नॉर्थ ईस्ट के अन्य विकास के बारे में बहुत विस्तार में जाकर मैं समझता हूं चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, कोई कल्पना नहीं करता था कि यहां पर ब्रिज बनेगा। 2 नए ब्रिजेस की, 2 नए पुलों की मंजूरी हम लोगों ने दे दी है। 2014 के पहले इसी असम में एक नेशनल वाटरवे हुआ करता था। आज नॉर्थ ईस्ट में 18 वाटरवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर या तो तैयार हुआ है अथवा तैयार हो रहा है। यह करिश्माई काम भी किसी ने किया है पहली बार नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो हमारी सरकार ने किया है। नागरिकता का जहां तक प्रश्न है, जब हम लोगों ने सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून लागू किया, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं असम के बहने भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, यह नागरिकता का जो कानून है किसी की भी नागरिकता को समाप्त करने वाला कानून नहीं है। यह तो नागरिकता देने वाला कानून है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जिनका वहां पर अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध जो भी होंगे, हिंदू, जिनका कि इन तीनों देशों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, यदि वह भारत आकर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो इस कानून के अंतर्गत उन्हें भारत की नागरिकता मुहैया कराई जाएगी। किसी की नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको पूरी तरह से यकीन दिलाता हूं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी जनता को गुमराह करने की बराबर कोशिश की जा रही है। और यह तो हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था। जो वादे किए थे हमने अपने वादे को पूरा किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहले की सरकारें हुआ करती थी, वादे करती थी जब भी चुनाव का समय आता था, लेकिन आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा नहीं करती थी। बहनों भाइयों, हमारी सरकार ऐसी है, जो हम कहते हैं वह करते हैं, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हम रंच मात्र कभी संकोच नहीं करते। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में 2014 में ही कहा था, हम आएंगे, जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 है वह हम समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर राज्य का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। हम लोगों ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया, और आज जम्मू कश्मीर राज्य का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। यह वादा था हमारा। हम लोगों ने कहा था, जिस दिन संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और आपने देखा कि 22 जनवरी को रामलला की अयोध्या की धरती पर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, रामलला अपनी कुटिया, अपनी झोपड़ी, अपने हट से निकलकर अब अपने राजमहल में आ चुके हैं। बहनों भाइयों, अब इसे हिंदुस्तान में भी राम राज्य आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, मुझे पक्का विश्वास है। हमने जो जो वादे किए, हमने कहा था 3 तलाक की प्रथा समाप्त करेंगे। लोग इसे हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से देखते हैं। हिंदू मुस्लिम के नजरिए से क्यों देखा जाना चाहिए? मां बहन, चाहे वह हिंदू की, चाहे वह मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे किसी भी मजहब की हो, बहन भाइयों, हमारी मां बहन है। यदि किसी के साथ जुल्म होगा तब ओज की चिंता नहीं करेंगे, बल्कि उस मां बहन को, चाहे किसी भी मजहब की होगी, किसी धर्म की होगी, उसे हम इंसाफ देंगे, उसे जस्टिस देंगे। यह हम लोगों का संकल्प है और अपने इसी वचन को हम लोगों ने पूरा किया था। लेकिन अनावश्यक हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। यहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने करिश्माई काम किया, मुस्लिम मैरिज एक्ट पारित करके इंसाफ किया है उन्होंने। लेकिन राजनीतिक पार्टी में काम करने वाले लोग हर चीज को राजनीति के नजरिए से देखते हैं। उनसे मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, हर सवाल को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इंसाफ के नजरिए से देखा जाना चाहिए। हम सरकार बनाते हैं
तो केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए सरकार नहीं बनाते। हम सरकार बनाते हैं तो देश बनाने के लिए सरकार बनाते हैं। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? 10 वर्षों में भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत, भारत का स्टेशन सारी दुनिया में बढ़ा है मेरे बहनों भाइयों। पहले हम लोग विदेशों में जाते थे, इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलते थे तो दुनिया हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी। लेकिन आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है दुनिया में। आर्थिक दृष्टि से, धन दौलत के आकार के मामले में, इकोनॉमी के मामले में 2014 में हम लोग दुनिया के 11 देशों की कतार में सबसे नीचे थे। लेकिन हमारी सरकार ने बकरिश्माई काम किया है कि आज हमारा भारत इकोनॉमी के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में आज दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया है। दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स दावे के साथ यह कहती हैं कि जिस तरीके से भारत में सरकार काम कर रही है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि 2027 आते आते भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। बहनों भाइयों, यह है हमारा भारत। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो पूरे विश्वास के साथ कहा है कि आजादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, यानी 2047 आते आते हमारा भारत यह दुनिया की एक डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित देश बनकर खड़ा हो जाएगा। यह सब सारे काम कोई छोटे काम नहीं है, यह करिश्माई काम है। लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग केवल राजनीति इसलिए करते हैं, चाहे जैसे भी हो, झूठ बोलकर, सच बोलकर, चाहे कोई भी स्ट्रेटजी अख्तियार करके हमको सरकार बनानी है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों का, बहनों भाइयों, राजनीति में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। जो हम बोलेंगे वही करेंगे। हम जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करने वाले हम सब सारे लोग हैं। बीजेपी में या हमारी एनडीए में और कांग्रेस में सबसे बड़ा अंतर क्या है? मैं कहता हूं एनडीए में और दूसरे लोगों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हम जनता को जनार्दन मानते हैं, हम जनता को भगवान मानते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग एक परिवार को भगवान मानते हैं। हमारे और उनके बीच सबसे बड़ा मौलिक अंतर यह है। भारत पहले दुनिया में माना जाता था सॉफ्ट स्टेट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम लोग हैं यहां के। लेकिन दुनिया में भारत की सॉफ्ट स्टेट के रूप में मान्यता नहीं होती है। कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिक नीतियों को सुचारू रूप से लागू करने में पहले की कांग्रेस की सरकारें बराबर असफल रही है। लेकिन कानून व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त करने में और आर्थिक नीतियों को भी सुचारू रूप से लागू करने में जो प्रभावी काम हमारी एनडीए की सरकार ने किया है, मेरे बहनों भाइयों, इसके पहले की किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। दुनिया की नजरों में भारत का डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते आपको बतलाना चाहता हूं, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत को आंख दिखाकर चला जाए, क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा के साथ यदि कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। अब ऐसा हमारा यह भारत बन गया है। बराबर कांग्रेस के लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, तुष्टीकरण, अपीजमेंट की राजनीति की है। लेकिन हमारा कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि करनी है तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति की जानी चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं की जानी चाहिए केवल वोट हासिल करने के लिए। बराबर लंबे समय तक कांग्रेस ने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है,
लेकिन हम इसे किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। और मैं तो कहता हूं, राजनीति किसी पंथ की, किसी धर्म की, किसी मजहब की मत करो। राजनीति यदि करनी है तो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति करो। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। और देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने से लेकर अन्य बहुत सारे कदम जो हमारी सरकार ने उठाए हैं, बहनों भाइयों, यदि इन सारी चीजों की मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा, इसलिए बहुत विस्तार में जाकर इन चीजों की चर्चा नहीं करना चाहूंगा। और मैं आपसे अभी कहना चाहता हूं कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए हम सभी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, भारत जो कभी सोने की चिड़िया था, सच्चाई है कि हम भारत के गौरवशाली अतीत को भी अपने ध्यान में रखते हैं और भारत को फिर से हम सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, यानी दुनिया का सबसे धनवान देश अपने भारत को बनाना चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है। आज वैश्विक मंचों पर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा और राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा दुनिया के किसी देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई प्रधानमंत्री हो, आज इस सच्चाई को स्वीकार करने लगा है कि इस दुनिया में 21वीं सदी किसी की शानदार होने जा रही है तो भारत की 21वीं सदी शानदार होने जा रही है। 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया ये सबसे शानदार होने जा रही है। बहनों भाइयों, हम लोग बराबर विकास को महत्व हम लोगों ने दिया है और विकास के लिए हम लोगों ने कभी भी किसी से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया है। हम लोगों के काम करने में, दूसरे राजनीतिक पार्टियों के काम करने में मौलिक अंतर यह है कि हम करना कि हम केवल करेंगे, यह केवल आश्वासन नहीं देते। हम दिन रात काम करने को ही काम करना कहते हैं। हम अपना टारगेट तय करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ जो कुछ भी है वह सब हम झोंक देते हैं। पूरे समर्पित भाव से हम सब सारे लोग काम करने वाले लोग हैं। यह दूसरी राजनीतिक पार्टियों में और हमारी राजनीतिक पार्टियों में सबसे बड़ा अंतर मेरे बहनों भाइयों यही है। इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, जहां हमारा भारत मजबूत हो रहा है वहीं पर 10 वर्षों का हमारा जो कार्यकाल रहा है वह बेदाग रहा है। भारत में दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि इस 10 वर्षों के कार्यकाल में हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर अथवा किसी मंत्री के ऊपर किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया होगा। कांग्रेस की सरकारों के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, शायद ही ऐसा कोई साल गुजरा होगा जब कांग्रेस के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे होंगे। यहां तक कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उन लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ी है। इसलिए आज यदि मैं आप सबके बीच यहां हूं तो आपसे मैं ये अपील करने आया हूं कि हम आपसे तीसरा टर्म मांगते हैं। 2 टर्म आपने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है, तीसरा टर्म भी हम मोदी जी के नेतृत्व में मांगते हैं। बहनों भाइयों, हम मांगते हैं सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए हम आपसे आपका समर्थन मांगते हैं। यदि हम अपने लिए जीते तो करोड़ों गरीबों को मुफ्त में 5 किलो राशन हम मुहैया न कराते। हम अपने लिए जीते तो हम इस देश के किसानों को 6,000 रुपया की मदद प्रतिवर्ष न करते। हम यदि अपने लिए जीते तो मैं समझता हूं गरीब परिवारों की माताएं बहनें जो पहले झोपड़ी में रहा करती थी उनको हम पक्का मकान मुहैया न कराते। लकड़ी और अंगीठी जलाकर जो धुआं निकलता था उस धुएं में आंखों से आंसू चलते थे, फिर भी वह रोटी पकाने का काम, खाना पकाने का काम करते हैं। उसकी पीड़ा यदि किसी को हुई है तो हम लोगों को हुई है, हमारे प्रधानमंत्री को हुई है। इसलिए गैस सिलेंडर भी मुहैया कराने का काम आजाद भारत में गरीब परिवारों को भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। सब तो सब सड़कों पर स्ट्रीट वेंडर्स जिसे कहते हैं, खोमचे लगाने वाले, पटरी पर बैठने वाले, इन सब सारे लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने का काम
जिसका लाभ आज देश के 70 लाख से अधिक 70 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रहा है। यह काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारी प्रधानमंत्री ने किया है, हम लोगों की सरकार ने किया। विश्वकर्मा यानी हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। यदि सारी योजनाओं की यदि मैं चर्चा करूंगा तो मेरे बहनों भाइयों बहुत ही लंबा समय चलेगा। पहले आपने देखा होगा बेटियों को गर्भ में मार डालने की आम शिकायतें मिला करती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा बेटी यह लक्ष्मी होती है, यदि गर्भ में ही किसी बेटी को यदि कोई मारने की कोशिश करता है यह अपराध है, और इसके लिए कठोर कानून आजाद भारत के इतिहास में बनाने का काम पहली बार किसी सरकार ने किया है तो हम लोगों की सरकार ने किया है। जब हमारी माताएं बहनें गर्भवती होती हैं तो उनके भरण पोषण के लिए भी सुविधा देने का काम, मदद देने का काम यदि किसी ने पहली बार किसी सरकार ने सोचा है तो हम लोगों की सरकार ने सोचा है। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा 25 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के बैंक में अकाउंट्स, पहले बैंक में अकाउंट्स सामान्यतः पुरुषों के हुआ करते थे, लेकिन हम लोगों ने बैंकों में उनके अकाउंट्स खोले थे। और शौचालय, टॉयलेट्स, जब प्रधानमंत्री ने टॉयलेट बनवाना शुरू किया तो कांग्रेस के लोगों ने कहा क्या किसी सरकार का काम है वो टॉयलेट बनवाए? क्या गरीब माताओं बहनों की इज्जत नहीं होती? क्या उसकी चिंता किसी सरकार को नहीं करनी चाहिए? घर घर में टॉयलेट भी बनाने का काम यदि किसी सरकार ने किया मेरे बहनों भाइयों तो हमारी सरकार ने किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 10 करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं, 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। और आपको मैं आंकड़ा पेश करना चाहता हूं, और जो इसको वेरीफाई करना चाहते हो वेरीफाई कर लें। वो सारी गरीब बहनें थी, गरीब परिवारों की बहनें थी, उनमें से 2 करोड़ बहनें लखपति बन चुकी हैं, 1-1 लाख रुपए की वस्त्रामिनी बन चुकी हैं। यह है हमारा भारत। कितनी चीजों की मैं आपसे चर्चा करूं, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे सिख समुदाय के भाई बहन है वो भी जानते होंगे, करतारपुर साहब राहदारी 70 वर्षों के बाद यदि किसी ने खोली है तो हमारी सरकार ने खोली है। 70 वर्षों के बाद यह सब सारे कानून यदि बनाए, ये लागू किए हैं तो हमारी सरकार ने। हमारे पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन, लंबे समय से मांग थी हमारे पूर्व सैनिकों की, इसे भी बराबर आश्वासन कांग्रेस की सरकारें देती रही, लेकिन हमारी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का एक महत्वपूर्ण यह फैसला किया। हमने इस बात की चिंता नहीं की कि हमारे सरकार के खजाने के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा। इसी प्रकार कई भी काम, जैसे कोई भी देश हो, बहनों भाइयों मैं कहना चाहता हूं, कोई भी देश हो वो अपना भविष्य तभी संवार सकता है जब वह अपना इतिहास सहेज कर रखे। और आपने देखा होगा कि बीते वर्षों में भारत ने अपने इतिहास को सहेजा भी है और अपने इतिहास को संवारा भी है। कई ऐसे महापुरुषों की कोई जो पूछता कोई नहीं था, भूल गए थे लोग। माने आदिवासियों के भी महापुरुष हैं, ये लोग जानते ही नहीं थे, भूल गए थे। 14 नवंबर को बिरसा मुंडा जी, जो बड़े महापुरुष जिनका की आजादी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाने का आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने फैसला किया तो हमारी सरकार ने वह फैसला किया है। बहनों भाइयों, 26 दिसंबर को हमने साहिबजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस घोषित किया। 26 नवंबर को बाबा भीमराव अंबेडकर जिस संविधान की रचना की थी, उस संविधान का कोई दिवस नहीं मनाया जाता था। संविधान दिवस मनाने का भी फैसला पहली बार हमारी सरकार ने किया। और सब तो सब हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे देश की ताकत देखिए बहनों भाइयों। पहले यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में हम कुछ बोलते थे तो बात को कुछ अनसुनी प्रायः कर दिया जाता था, लेकिन 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा
दिवस मनाने का एक प्रस्ताव पेश किया और दुनिया के 172 देशों ने 172 कंट्रीज ने उसको सपोर्ट देने का काम किया है। यह हमारी विरासत थी, यह हमारी विरासत थी। यह सब करने का काम हमारी सरकार ने किया है। नॉर्थ ईस्ट का जहां तक प्रश्न है, नॉर्थ ईस्ट को बराबर सम्मान के नजरिए से हमारी सरकार ने देखा है। आपको जानकर यह खुशी होगी, नागालैंड में पहली महिला सांसद राज्यसभा में आई है। पहली बार नागालैंड में पहली सांसद कोई बनी है तो महिला बनी है। पहली बार त्रिपुरा के सांसद को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया गया है। यानी पहले नॉर्थ ईस्ट की कितनी उपेक्षा होती थी। और नॉर्थ ईस्ट में हमारी कैबिनेट उठाकर देख लीजिए, रिकॉर्ड मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के। इसके पहले इतने मंत्री कभी शामिल नहीं हुए जितने कि इस बार हुए हैं। और पहली बार हमारी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद को कैबिनेट में शामिल करने का काम किया है। ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसले हमारी सरकार ने किए हैं। और यहां पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर बदनाम करने की हम लोग को कोशिश की जाती है। लोग भूल जाते हैं 5 अरब देशों ने, 5 अरब के देशों ने, जो मुस्लिम देश हैं, उन्होंने मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित करने का काम किया है। बहनों भाइयों, इसके पहले किसी भी प्रधानमंत्री अथवा किसी भी भारत के राष्ट्राध्यक्ष को यह सम्मान नहीं मिला है। और मैं यह मानता हूं, अरब देशों ने, 5 अरब देशों ने जो हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान किया है, वह हमने 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है। कितनी बातों की चर्चा करूं, ये लोग, कांग्रेस की हालत यह हो गई है, जब हम एयर स्ट्राइक करते हैं। बहनों भाइयों, उस समय भारत का गृह मंत्री मैं था। पाकिस्तान से कुछ आतंकवादियों ने आकर रात में सोए हुए हमारे सेना के जवानों पर, और एक बार रास्ते से कहीं जा रहे थे, उनके कड़वाय पर हमला करके बड़ी संख्या में हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मार डाला। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक बुलाई, क्षण भर में फैसला कर लिया। और उसके बाद देखा आपने कि हमारे सेना के जवान सीमा के इस पार नहीं, बल्कि जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब हुए। यह है भारत। और आज ये कांग्रेस के लोग उस समय पूछ रहे थे, एयर स्ट्राइक हुई है, इसका प्रमाण क्या है? पाकिस्तान बोल रहा है, हुआ है, लेकिन ये प्रमाण मांगते हैं। यही देश के प्रति इनकी भक्ति है। देश के स्वाभिमान, देश के गौरव को लेकर जो भाव मन के अंदर पैदा होना चाहिए, यह इन लोगों के अंदर पैदा नहीं होता है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, एनडीए लेकिन हमारा एक परिवार है। इसलिए एनडीए के किसी भी दल का यदि कोई प्रत्याशी कहीं खड़ा होता है, और असम गण परिषद की मित्रता, असम गण परिषद के साथ हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी दोस्ती है। मुझे याद है 2 बार मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूं। बराबर इन लोगों के साथ मिलते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, बात करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तब से यह दोस्ती चली आ रही है, और तब से आज तक वह दोस्ती न टूटी है। और मैं आश्वस्त हूं, यह दोस्ती भविष्य में भी हम लोगों की नहीं टूटेगी। ये हमको पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या उसके एलआई हो, जहां से भी वह चुनाव में खड़े होते हैं, जो भी चुनाव चिन्ह है, आप सबका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए। और तीसरी बार भारत की संसद में एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होनी चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, यह लक्ष्य लेकर हम सभी को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।